समजात अंग। हाँ, यहाँ पर समझेंगे हम लोग समजात और असमजात। लग रहा है कि जात पात बराबर है। देखो यहाँ ध्यान दो, सम का मतलब बराबर हो गया, सम का मतलब बराबर। कहता है कि जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से हुई हो, जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से हुई हो, लेकिन कार्य दोनों को क्या है, अलग अलग है। दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों का कार्य अलग है और है ना उस समान ढंग से उत्पत्ति हुई है तो उसको हम कहते हैं समजात अंग। क्या कहेंगे, समजात अंग। अगर यही चीज कहा जाता है कि जिसके ध्यान देना है कि असमजात अंग, जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से है ना, यानी अलग अलग ढंग से हुई हो, है ना, जीवों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई हो और कार्य दोनों का क्या होता है, एक समान होता है। अब देखिए फिर से, समजात अंग, जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से हुई हो और है ना कार्य इसका क्या होता है, अलग अलग होता है। कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कार्य अलग अलग होगा तो उसको हम समजात अंग कहते हैं। जैसे घोड़ा का अग्रपाद, अगला जो घोड़ा है ना, घोड़ा का जो अगला पैर होता है और मनुष्य का जो अग्रपाद है ना हाथ होता है, उसमें अल्ना एवं रेडियस हड्डी जो होता है दोनों में पाया जाता है। घोड़ा में भी होता है और किसमें, मनुष्य में भी होता है, लेकिन दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। मनुष्य क्या कर रहा है हाथों के द्वारा, लेकिन घोड़ा का अग्रपाद का काम क्या है, दौड़ना वगैरह काम है कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन है नहीं। अब देखिए असमजात अंग कहता है कि वह है ना जीवों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई हो और कार्य इसका क्या होता है, एक समान। कार्य कैसा, एक समान। अगर कार्य एक समान होगा तो वह क्या हो जाएगा, असमजात अंग। जैसे तितली का ध्यान दीजिए, तितली और पक्षी, तितली का जो पंख होता है वह भी उड़ने का कार्य होता है। तितली देखिए तो है ना अलग अलग ढंग से हुआ, और उसी प्रकार देखिए ध्यान दीजिए पक्षी बता रहे हैं, पक्षी भी उड़ती है। कार्य दोनों का क्या है, समान है, लेकिन दोनों का उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुआ है। जी है ना कहता है कि तितली का जो पंख है अधिचर्म के द्वारा उत्पत्ति हुआ है, और जबकि जो यहाँ पर पक्षी का जो डायना है अग्रपाद के रूप में होता है। किसके रूप में, अग्रपाद। यानी जो हाथ का दो गो पैर और दो गो हाथ, हम लोग डायना फैलाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, पता चलता है कि डायना की तरह कर रहा है, तो ये अग्रपाद हो गया, डायना के रूप में होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे समजात अंग। समजात अंग, समजात अंग। लिखिएगा समजात अंग। लिखिए जैव विकास में, जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से, एक समान ढंग से, एक समान ढंग से, एक समान ढंग से हुई हो, जबकि कार्य अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। कार्य अलग अलग होता है। कार्य कैसा होता है, अलग अलग। कार्य यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग। एग्जाम्पल में मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ या कह सकते हैं अग्रपाद। मनुष्य और डायरेक्ट लिख देते हैं, मनुष्य और घोड़ा, घोड़ा के अग्रपाद, अग्रपाद मतलब अगला पैर, अग्रपाद में, अग्रपाद में
अल्ना एवं रेडियस हड्डी होता है। अल्ना एवं रेडियस हड्डी पाया जाता है। अल्ना एवं रेडियस हड्डी पाया जाता है। अल्ना एवं रेडियस हड्डी पाया जाता है। लिख लिए। दूसरा नंबर असमजात अंग। असमजात अंग। असमजात अंग जैव विकास में, बोलेगा नहीं, जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई। अलग अलग ढंग से हुई हो, जबकि कार्य एक समान होता है। जबकि कार्य एक समान होता है। जबकि कार्य क्या होता है? एक समान। जबकि कार्य क्या होगा? एक समान होता है। जैसे तितली की पंख, तितली की पंख तथा पक्षी का पंख तितली का पंख जो है आधी चर्म के द्वारा निर्माण हुआ है, और पक्षी का जो पंख है अग्रपाद के रूप में। किसके रूप में? अग्रपाद के रूप में। तीसरा नंबर है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जैव विकास में, अवशेषी अंग जैव विकास में जीवों में पाए जाने वाला वैसा अंग जिसका कोई कार्य नहीं होता है। जिसका कोई कार्य नहीं होता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे अपेंडिक्स, अकल का दांत, चौथा नंबर है जीवाश्म। जीवाश्म जीवों के अवशेष को
जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। एग्जाम्पल, कोयला। कोयला लकड़ी का जीवाश्म होता है। 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 इसको उतार लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए हो गया जी। बार बार बोलते हैं, एकदम क्लियर रखो आवाज। समजात अंग, जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति एक समान ढंग से जबकि कार्य इसका अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, और तो उसे हम कहते हैं समजात अंग। जैसे मनुष्य और घोड़ा के अग्रपाद की उत्पत्ति एक समान ढंग से हुई है, लेकिन उसमें अल्ना एवं रेडियस हड्डी क्या होता है, दोनों में पाया जाता है। अब देखना है असमजात अंग, जैव विकास में जीवों की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई हो जबकि कार्य क्या होता है। जैसे तितली का पंख, तितली का जो उत्पत्ति है और पक्षी का जो उत्पत्ति है अलग अलग ढंग से हुई है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ध्यान दिए, तितली अलग प्रजाति है, समझाता अलग है, पक्षी अलग है, लेकिन इसमें उड़ने का कार्य दोनों का समान है। समान है कि नहीं। अगला अवशेषी अंग। अवशेषी अंग जीवों के है ना जैव विकास में जीवों में पाए जाने वाला वैसा अंग जिसका कोई कार्य नहीं होता, जिसका कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, तो कोई कार्य नहीं होगा तो वह हो जाएगा अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग जैसे अपेंडिक्स कह सकते हैं, अपेंडिक्स हो गया, या उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर है ना अकल का दांत, जो अंतिम दांत आता है, ध्यान देना, अकल का दांत होता है वो अवशेषी है ना अंग के रूप में, जिसका कोई कार्य नहीं आता होता है, वो लास्ट में आता है। अपेंडिक्स हो गया, जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम में, पहला पोर्शन में पढ़े थे कि हम लोग को अपेंडिक्स जो होता है दाहिनी ओर होता है मनुष्य में। अब देखिए अगला नेक्स्ट है आपका जीवाश्म। क्या है, जीवाश्म। जीवों के अवशेष को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अवशेष को क्या कहते हैं,
जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म होता है उसका, देखिए जो है ना, कई लाखों हजारों वर्ष दब जाने के पश्चात उसका जो थोड़ा बहुत अवशेष बचता है उसी को अवशेष हम ना क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। कोई भी जीव हो या पेड़ पौधा हो या जंतु, अगर पेड़ पौधा में कहा जाए तो हजारों लाखों वर्ष दबने के बाद वह कोयला जैसा बन जाता है। और मनुष्य जब हो जाता है, मनुष्य को कई वर्षों तक अगर हो जाता है बंद, कोई भी जीव होता है तो नीचे दब जाने के बाद वह क्या होता है, उसका जो अवशेष बचता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोयला हो गया लकड़ी का जीवाश्म। देखे होंगे आप लोग, सुने हो कि डायनासोर का जो है, हम लोग डायनासोर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसका अवशेष के रूप से पता चलता है, ढांचा के रूप से पता चलता है कि इसका प्रजाति पहले था। समझ गए? तो ये प्रजाति पहले विद्वान था यहाँ धरती पर, यही चीज़ थी। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि आप लोग को दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो इसमें परेशानी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा एक है लैमार्क का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर सबसे, अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, लैमार्क के सिद्धांत को लिखें। लैमार्क के सिद्धांत को लिखें। लैमार्क का सिद्धांत क्या था? लैमार्क लैमार्क के सिद्धांत को लिख। लैमार्क के सिद्धांत को लिखें। लैमार्क का जन्म, सुनिएगा बढ़िया से, लैमार्क का जन्म फ्रांस में हुआ था। लैमार्क का जन्म फ्रांस में 1744 ईस्वी में हुआ था। 1744, यानी बढ़िया से यहाँ पर देख लेते हैं ना, देखते हैं, देखो यहाँ पर 1744 ईस्वी में हुआ था। ये 1744 ईस्वी में जन्म हुआ था, जबकि यहाँ पर देखिए लैमार्क साहब का मृत्यु हो गया 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। सबसे पहले ध्यान देना है कि लैमार्क का सिद्धांत है ना, लैमार्क के सिद्धांत के बारे में तो यहाँ पर समझना है कि लैमार्क के सिद्धांत के बारे में समझना है कि लैमार्क फ्रांस का रहने वाले थे और 1744 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था और 1829 ईस्वी में मृत्यु हो गया। क्या हुआ, मृत्यु। 1829 ईस्वी में मृत्यु हो गया, यानी मर गए थे। यह एक प्रकार का दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक था। पूछेगा कि लैमार्क क्या था, दार्शनिक। क्या था, दार्शनिक। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका। और दार्शनिक था, इन्होंने कहता है कि जैव विकास में, किसमें, जैव विकास में, जैव विकास में कहता है कि जीवों के प्रकृति है ना, प्रकृति में है ना, यहाँ पर जैव विकास में, किसमें, जैव विकास कहता है कि जीवों का जब विकास हुआ था तो इसमें प्रकृति में, यानी प्रकृति में क्या कहने का मतलब, प्रकृति में जो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने, प्रकृति के, ध्यान दीजिए कि प्रकृति के जीव जंतु पेड़ पौधे तथा वातावरण का अध्ययन क्या था। किसका अध्ययन क्या था, वातावरण का। वातावरण का क्या क्या था, अध्ययन किया था। और अध्ययन किया
अध्ययन तो कर लिया, लेकिन जब अध्ययन किया तो इन्होंने एक पुस्तक रचना की, और उस पुस्तक का रचना 1809 ईस्वी में, कब? 1809 ईस्वी में फिलॉसफिक जूलॉजिकल पुस्तक की रचना की। क्या किया? पुस्तक की रचना किया। फिर से इसको दोहराना है कि लैमार्क के सिद्धांत था। सबसे पहले लैमार्क का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1744 ईस्वी में हुआ था, और 1829 ईस्वी में क्या हुआ? मृत्यु हुआ था। और यह एक प्रकार के दार्शनिक थे, और जैव विकास में इन्होंने क्या किया कि प्रकृति के जीव जंतु, पेड़ पौधा तथा वातावरण के बारे में क्या किया? अध्ययन किया। और 1809 ईस्वी में उन्होंने एक फिलॉसफिक जूलॉजिकल किताब लिखा, है ना, जिसमें प्रकृति में जीव जंतु के बारे में बताया कि इसमें क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया। तो हम लोग पहले इतना लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे कि वातावरण, है ना, वातावरण तो ही गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए, लिखिए लैमार्क का सिद्धांत। लिखिए लैमार्क का जन्म फ्रांस में, लैमार्क का जन्म फ्रांस में 1744 ईस्वी में हुआ था। 1744 ईस्वी में हुआ था। 1744 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1829 ईस्वी में हुआ। जबकि इनका मृत्यु 1829 ईस्वी में हुआ। ईस्वी में हुआ। 1829 ईस्वी में हुआ। यह एक प्रकार के दार्शनिक थे। यह एक प्रकार के दार्शनिक थे। यह एक प्रकार के दार्शनिक थे। दार्शनिक दार्शनिक थे। इन्होंने जैव विकास में प्राकृतिक के जीव जंतु प्राकृतिक के जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वातावरण के बारे में अध्ययन किया। लिखा हुआ है। वातावरण का अध्ययन किया तथा 1809 ईस्वी में फिलॉसफिक जूलॉजिकल किताब लिखा। फिलॉसफिक जूलॉजिकल किताब लिखा। फिलॉसफिक जूलॉजिकल किताब लिखा।
फिलोसफिक जूलॉजिकल किताब लिखा, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक में जीव जंतु पेड़ पौधे तथा वातावरण का सिद्धांत लिखा। सिद्धांत लिखा। पहला वातावरण का प्रभाव, पहला वातावरण का प्रभाव, दूसरा पहला वातावरण का प्रभाव, दूसरा लिखिएगा जो जीव अपने अंगों को लगातार उपयोग करता है उसका अंग विकसित होता है तथा जो जीव अपने अंग का उपयोग नहीं करता है उसका अंग विकसित नहीं होता है। 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 तीसरा नंबर पॉइंट्स, हाँ, आकार में वृद्धि, 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 लिख लिए, आकार में वृद्धि। चलिए ये आपका खत्म हुआ।